इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है। 2 to 3 मार्क्स के लिए इनके रिएक्शन पूछे जाते हैं और बहुत सारे लोगों को इनके रिएक्शन में ही प्रॉब्लम आती है। और इन दिस वीडियो आई विल बी टेलिंग यू कि ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है और इसमें आपको मार्क्स कैसे मिल सकते हैं। ये टॉपिक पे एमसीक्यू बहुत पूछे जाते हैं और एमसीक्यू कौन से आपको आ सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड। टाइप्स ऑफ रिएक्शन इज आल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये पेपर में बहुत बार पूछे गए टॉपिक्स है। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो रिपीटेटिव पूछे जाते हैं और इन्हें करना बहुत जरूरी होता है। Assalamu alaikum, hello everyone and welcome to IQ Star Education. I hope so you are all doing well and लास्ट जो वीडियोस थे जिसमें हमने हमारा फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर दिया है फॉर बोथ साइंस 1 एंड साइंस 2, उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, सो यू कैन वॉच देम आउट बिकॉज बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत हाई वेटेज कवर करते हैं, सो डोंट स्किप देम। अब आते हैं हमारे थर्ड चैप्टर पे विच विल बी द केमिकल रिएक्शन इन इक्वेशन फ्रॉम साइंस 1। इसमें हमें बेसिकली रिएक्शंस के बारे में स्टडी करना है, केमिकल रिएक्शन के बारे में स्टडी करना है। ये एक केमिस्ट्री का चैप्टर है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे इस केमिस्ट्री के थर्ड चैप्टर को विच विल बी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो चेंजेस हम बोलते हैं हमारे एनवायरनमेंट में बहुत चेंजेस आते हैं, हमारे सराउंडिंग्स में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। सो बेसिकली ये चेंजेस दो टाइप के होते हैं। वी कैन कैटेगराइज इट लाइक फिजिकल चेंज एंड द केमिकल चेंज। ऐसे दो टाइप के हमें चेंज नज़र आते हैं। अब इन दोनों की भी खासियत क्या है वो हम देखते हैं। पहले तो मैं आपको उनके एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझाती हूँ। हम फिजिकल चेंज के बारे में अगर देखें तो उसके एग्जाम्पल्स जैसे आते हैं मेल्टिंग ऑफ आइस, यानी कोई भी आइस अगर मेल्ट हो रहा है तो वो एक तरह का फिजिकल चेंज होगा। उसमें उसमें सिर्फ और सिर्फ स्टेट चेंज हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे आइस जो था वो सॉलिड स्टेट में, मेल्टिंग ऑफ आइस ये सॉलिड स्टेट में है और जब ये मेल्ट होगा तो ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड जा रहा है, यानी उसका स्टेट चेंज हो रहा है। उसके अंदर का कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा है। पहले भी वो वाटर ही था और बाद में भी वो वाटर ही रहेगा। सिर्फ और सिर्फ उसका जो स्टेट है वो चेंज हो रहा है और उसका वापस से हम लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्जन कर सकते हैं, यानी उसी लिक्विड को फ्रीज करके हम उसको आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। So we can say that जो फिजिकल चेंज होता है वो पहले तो स्टेट में चेंज हो सकता है, we can say change in state, and the second thing is that it is reversible, हम उसे रिवर्स कर सकते हैं, यह रिवर्सिबल चेंज होता है। The third thing is that उसमें कंपोजिशन जो है वो चेंज नहीं होता, कंपोजिशन यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है। बट इसी का कंप्लीटली अपोजिट है वो केमिकल चेंज है। अब केमिकल चेंज के हम एग्जांपल्स देखिए, जैसे कि कर्डिंग ऑफ मिल्क, यानी मिल्क की कर्डिंग होना, देन राइपनिंग ऑफ बनाना, राइपनिंग होना, किसी भी चीज़ की राइपनिंग होना, फ्रूट्स की राइपनिंग हो गई, वेजिटेबल्स की राइपनिंग हो गई, तो उसकी राइपनिंग होना जैसे कि बनाना की राइपनिंग हो सकती है या फिर मैंगो की राइपनिंग हो सकती है, ग्रेप्स की राइपनिंग हो सकती है। तो उसमें क्या हो रहा है, तो केमिकल कंपोजिशन उसमें चेंजेस आ रहा है। पहले वो कुछ और टेस्ट करता था, अभी कुछ और टेस्ट कर रहा है। लेट्स से मैंगो पहले खट्टा टेस्ट करता था, सोर टेस्ट करता था, बट आफ्टर इट हैज़ बीन राइपेंड उसका टेस्ट स्वीटनेस में कन्वर्ट हो जाता है। देन रस्टिंग ऑफ आयरन को जब रस्ट होता है तो उसमें भी केमिकल चेंज आता है, जिसके ऊपर हमें एक रस्ट की लेयर दिखने मिलती है ब्राउनिश कलर की। उसको हम केमिकल फॉर्मूला है उसका Fe2O3.H2O, जिसका केमिकल फॉर्मूला है रस्ट का। तो वो आयरन के ऊपर जब रस्ट लग जाती है तो वो भी एक केमिकल चेंज हो जाता है जब वो ऑक्सीजन एयर के साथ कॉन्टैक्ट में आता है। या फिर फर्मेंटेशन की प्रोसेस हम देखते हैं, फर्मेंटेशन के थ्रू अल्कोहल बनता है या फिर अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो वो भी एक केमिकल चेंज होता है। सो वी कैन से दैट इसमें जो प्रॉपर्टीज है वो कंप्लीटली फिजिकल चेंजेस के
अपोजिट आएगी. सो द फर्स्ट थिंग इज दैट इसमें जो कंपोजिशन है वो चेंज होता है. सो कंपोजिशन, यस, इट इज बिंग चेंज. ये होती है इरिवर्सिबल. ये कैसी होती है? इरिवर्सिबल होती है. एक बार बनाना राइपेंड हो गया तो उसे हम चेंज करके वापस से कच्चा बनाना नहीं लेके आ सकते, या एक बार पका हुआ जो मैंगो है उसे हम रिवर्स नहीं कर सकते. सो इट इज बीइंग रिवर्सिबल इन नेचर. और इससे क्या होता है? इससे जो इसमें केमिकल रिएक्शंस होती है, इसमें केमिकल रिएक्शंस होती है जिसकी वजह से ये केमिकल चेंज होता है. अब केमिकल रिएक्शन होती क्या है तो वो बताने के लिए let's see this example. So as you can see over here, this is a coal. This is a coal. अब कोल को जब हम बर्न करेंगे, जब कोल को हम बर्न करेंगे तो वो एयर में एक गैस रिलीज करती है. वो कैसे रिलीज होगी? तो ये भी एक केमिकल चेंज है, और ये कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों रिएक्ट करेंगे. इसमें से जो कार्बन फ्यूल निकलेगी वो, और एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा वो रिएक्ट करके बनाएगी कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड. और ये हो गई हमारी केमिकल रिएक्शन. दिस इज कॉल्ड एज द केमिकल रिएक्शन. बट ये कैसे रिएक्शन है ये हमने लिखा है वर्डिंग में, बट इसी को हम उसके सिंबल्स में या फॉर्मूलाज में भी लिख सकते हैं. जैसे कि सी को मैं कार्बन को डिनोट कर रही हूँ मैं सी से, ऑक्सीजन को डिनोट कर रही हूँ O2 से, एंड यहाँ पे हमें मिलेगा CO2 विच इज कार्बन डाइऑक्साइड. अब CO2 ये सब है वो सिंबल्स है. दीज आर ऑल सिंबल्स. बट वेन वी सी CO2, ये दो सिंबल से मिलके बना है. फर्स्ट वन इज C एंड द सेकेंड वन इज द O2. सो दिस इज द केमिकल फॉर्मूला. सो ये क्या हो गया? ये एक केमिकल फॉर्मूला हो गया. ये किसका केमिकल फॉर्मूला है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला है. ठीक है, ये हो गई हमारी रिएक्शन. बट इसी रिएक्शन के डेफिनेशन हम जब देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है मैं बताती हूँ आपको. तो फर्स्ट थिंग आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इस केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है? कार्बन ऑक्सीजन के साथ ऐड कर रहा है, लेकिन यहाँ पे O2 है तो हम O2 को ऐसा भी लिख सकते हैं, यानी कि O डबल बॉन्ड O एक दूसरे से डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है. बट वो रिएक्ट जब करेंगे कार्बन के साथ तो वो OCO, ऐसे वो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना के वो CO2 बनाएंगे. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे पहले बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, फिर बीच में कार्बन आ रहा है, और यहाँ पे नए बॉन्ड्स बन रहे हैं. सो दिस इज कॉल्ड एज द केमिकल रिएक्शन. सो केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है. केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस in which some substances undergoes bond breaking and transfer into new substances. कोई सब्सटेंस बॉन्ड ब्रेक करता है और न्यू सब्सटेंस बनाता है, उसे हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं. सो दिस इज नथिंग बट दी केमिकल रिएक्शन. अब मैंने आपको जैसे बताया केमिकल रिएक्शन ऐसी होती है, बट केमिकल इक्वेशन कैसे लिखे हम, या केमिकल रिएक्शन कैसे लिखे? तो यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है. सो द एक्सपेरिमेंट इज समथिंग लाइक दिस, कि यहाँ पे हमें एक बीकर लेना है. दिस इज अ बीकर, एंड बीकर में हमें एक सोल्यूशन लेना है, एक एक्वियस सोल्यूशन लेना है. किस चीज का? तो CuSO4 का. CuSO4 इज नथिंग बट दी कॉपर सल्फेट. ये क्या है? ये है कॉपर सल्फेट. कॉपर सल्फेट को वाटर में मिक्स करके उसका एक्वियस सोल्यूशन बनाया गया है. एक्वियस सोल्यूशन बोलते हैं हम इसे, और वो एक्वियस सोल्यूशन को यूज किया गया है इस एक्सपेरिमेंट के लिए, इस रिएक्शन के लिए. एंड उसमें हमने क्या डाला है? ये स्पून में आपको ये चीज दिख रही होगी, ये है हमारा जिंक का डस्ट. जिंक एक मेटल है. जिंक को क्या किया गया है? यहाँ पे ब्लेंड करके उसके छोटे छोटे टुकड़े, पीसेस, पार्टिकल्स बनाए गए हैं, और ये रिएक्शन में यूज हो गए. सो जिंक डस्ट को यहाँ पे कॉपर सल्फेट में ऐड किया गया है, तो हमें कुछ रिएक्शन कुछ इस तरीके से मिलेगी, समथिंग लाइक दिस, कि कॉपर सल्फेट, व्हेन कॉपर सल्फेट is added with the zinc,
यहाँ पे इसका एक्वियस सॉल्यूशन है, तो फिर हमें रिएक्शन मिलेगी जिंक सल्फेट, और हमें क्या मिलेगा प्रोडक्ट में, हमें जिंक सल्फेट मिलेगा और उसके साथ साथ हमें कॉपर मिलेगा, यानी कि कॉपर के पार्टिकल ऐसे हमें नीचे दिखेंगे कुछ इस तरीके से। तो ये हो गई हमारी वर्डिंग में। इसी को हम सिंबल्स में, फॉर्मूलेज में लिखेंगे तो ये ऐसा दिखेगा CuSO4 इन एक्वियस सॉल्यूशन प्लस Zn फॉर जिंक विच विल बी गिविंग अस ZnSO4 in aqueous solution which is nothing but the zinc sulfate and साथ में हमें कॉपर। इसके बाद में ही लिखना है ऑफ कोर्स, बट यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैंने नीचे लिख दिया है। सो दिस इज द केमिकल इक्वेशन, इसे हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं या केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। अब ये केमिकल रिएक्शन लिखने के लिए भी कुछ रूल्स होते हैं। सी दिस इज हाउ इट टर्न्स आउट। ये जो ब्लू कलर का सोल्यूशन है, ब्लू कलर का लिक्विड है जिंक कॉपर सल्फेट का, वो यहाँ पे जिंक सल्फेट में कन्वर्ट हो रहा है विच विल बी कलरलेस। ये कैसा होगा, ये कलरलेस होगा। और नीचे हमें जो पार्टिकल्स दिख रहे हैं ब्लैक कलर के विच आर द जिंक पार्टिकल। ठीक है, सो कुछ इस तरीके से रिएक्शन होगा। वो रिएक्शन हमने देख लिया कैसे लिखा जाता है, कैसे वर्डिंग्स में, सिंबल्स में लिखा जाता है। बट वो लिखने के लिए कुछ रूल्स है, कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है, जो कि हर बार जहाँ पे भी हम केमिकल इक्वेशन या रिएक्शन लिखेंगे, पेपर में हो, नोटबुक्स में हो, कहीं पर भी हो आगे जाकर भी, तो वो हमें रूल्स को फॉलो करना है। So the first rule for writing a chemical reaction is reactants on the left side, products on the right side and arrow between them। ये तो आपको समझ में ही आ गया होगा। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो कार्बन एंड ऑक्सीजन which gives us CO2। So कार्बन एंड ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, ये है reactants, these are reactants and CO2 this is a product। तो रिएक्टेंट आरो के लेफ्ट साइड में लिखे जाते हैं एंड प्रोडक्ट राइट साइड में लिखे जाते हैं एंड आरो बीच में लगाया जाता है, और ये डायरेक्शन बताता है कि ये इस डायरेक्शन में चला जाएगा। The second rule is that if 2 or more reactants or products are there, then they are separated by the plus sign। As I said, अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है तो बीच में हम एडिशन की साइन डालेंगे, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा था CO2 एंड लेट्स से यहाँ पे अगर हीट हो रही है तो वो हीट ऐसे हमें दिखने मिलेंगे। अगर दूसरा रिएक्शन है जैसे कि यहाँ पे हम देखें Zn हो गया और इसमें हमने CuSO4 डाल दिया, यहाँ पे हमें प्लस के साइन ऐड करके 2 रिएक्टेंट्स हो गए। यहाँ पे हमें प्रोडक्ट में मिलेगा ZnSO4 एंड Cu। तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट में भी 2 चीज़ें हैं, तो फिर हमने यहाँ पे इसे ऐड कर दिया, एडिशन की साइन यहाँ पे लगा दी। सो दिस इज अवर सेकेंड रूल, क्या हमें उसे प्लस साइन से सेपरेट करना है। द थर्ड रूल दैट वी हैव टू फॉलो इज दैट द फिजिकल स्टेट are indicated with the chemical formula or the symbol। जो physical state होती है, solid है, gaseous है, तो वो हमें indicate करना है। G for gas यूज़ करना है, L for liquid यूज़ करना है। aqueous solution है तो उसके लिए AQ यूज़ करना है। अब AQ का मतलब आपको पता ही चल गया होगा, जब हम उसे वाटर के साथ मिक्स करते हैं तब उसका aqueous solution बनता है। एंड S है तो S for solid हमें यूज़ करना है। So this is what we have to use। अगर गैस बन रही है तो या तो G लिखना है या तो फिर एक एरो इसे ऊपर करके बताना है। अगर प्रेसिपिटेट बन रहा है, नीचे हमने देखा था जैसे जिंक का हमें प्रेसिपिटेट मिला था, नीचे हमें वो इस तरीके से देखने मिला था। सो दिस इज नथिंग बट द PPT, वी कैन से प्रेसिपिटेट। तो इसे हमें नीचे की एरो करके या S लिख के ऐसे सिंबल से डिनोट करना है। सो दिस वॉज अबाउट द थर्ड रूल। देन द नेक्स्ट रूल विच इज अवर फोर्थ रूल, indicate heat is given from outside or released during reaction। अगर हीट हम दे रहे हैं आउटसाइड से तो वो भी इंडिकेट करना है, अगर हीट रिलीज हो रही है तो वो भी इंडिकेट करना है। जैसे कि यहाँ पे Zn हो गया, हमने CuSO4 लिया था एक्वियस सॉल्यूशन में, तो फिर हमें मिला ZnSO4 एक्वियस सॉल्यूशन में, प्लस हमें कॉपर मिला एंड यहाँ पे हीट रिलीज हुई।
तो ऐसे हीट हमें बतानी है अगर रिलीज़ हो रही है। अदरवाइज़ हमें ये भी बताना है कि अगर वो उसमें हम हीट डाल रहे हैं, उसे हीट दे रहे हैं, तो ऐसे ऊपर ट्राइंगल की साइन बनानी है एंड उसे लिखना है. So we will be getting this products. So this was about the fourth rule. Now the fifth rule is that a reaction conditions such as temperature, pressure और catalyst should be mentioned. अब जैसा हीट हमने दिया, उसका टेम्परेचर कितना है, उसका प्रेशर में कितना दे रहे हैं, तो वो सब हमें इंडिकेट करना है. अगर कैटलिस्ट कौन सा दे रहे हैं तो वो भी हमें इंडिकेट करना है. Now what is meant by catalyst? So I'll tell you with an example. यहाँ पे अगर हम vegetable oil ले लें, which will be in liquid state, प्लस उसमें हम H2 गैस ऐड करें and we will be heating it at 60 degrees Celsius and we will be adding nickel as a catalyst. So we will get vanaspati ghee in solid. So what is nickel? So nickel is a catalyst. अब catalyst एक ऐसी चीज़ होती है, these are substance which is used so catalysts are the substance which speeds up the reaction without taking part in it. वो reaction में part नहीं ले रहा. That means यहाँ पे हम निकेल डाल रहे हैं तो फिर वो रिएक्शन होने के बाद हम उसे वैसा के वैसा निकाल भी सकते हैं. वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा. सो दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ आवर कैटलिस्ट. सो कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंस होता है जो स्पीड करता है रिएक्शन को, जल्दी बढ़ाता है विदाउट टेकिंग पार्ट इन इट. सो दिस इज ऑल अबाउट द फिफ्थ रूल. Now the sixth and the last rule is that special information और names हो गया reactants का, products का, तो वो हमें उनके symbols और formula के नीचे लिखना है. जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दो एग्जाम्पल बताती हूँ. द फर्स्ट एग्जाम्पल इज दैट हमने यहाँ पे कॉपर ले लिया विच इज़ द सॉलिड. तो यहाँ पे हमें कॉपर का पहले नेम लिखना है. देन उसमें हमने HNO3 डाला एक्वियस सॉल्यूशन में. यहाँ पे HNO3 कैसा है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, तो वो हम ऐड करेंगे कि दिस इज कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 नाइट्रिक एसिड. देन वी विल गेट इन रिएक्शन कॉपर and O3 twice in aqueous medium with NO2 in gas and H2O in liquid. Now when we balance it, हम बैलेंस करना भी सीखने वाले हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट. आगे के पार्ट्स में बस हम इसको जब बैलेंस करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा. यहाँ पे हमें कॉपर है तो कॉपर का नेम लिखना है. कोई भी एसिड है तो वो कॉन्सेंट्रेटेड है या फिर डाइल्यूटेड है तो वो भी लिखना है. फिर उसका पूरा नाम लिखना है. तो हमें यहाँ पे मिलेगा कॉपर नाइट्रेट. फिर यहाँ पे मिलेगा हमें नाइट्रोजन गैस, नाइट्राइड ऑक्साइड. देन यहाँ पे हमें मिलेगा वाटर. तो ये उसके नेम उनके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के नीचे लिखने हैं. अब यहाँ पे हमने लिया था कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, बट हम यहाँ पे अगर डाइल्यूटेड HNO3 लेंगे तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट में चेंज दिखेगा. दैट मीन्स हमें ये प्रोडक्ट में कुछ और चीज़ें मिल सकती है, जैसे कि इसीलिए ये कॉन्सेंट्रेटेड है कि डाइल्यूट है वो हमें मेंशन करना बहुत ज़रूरी है. अब कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट मीन्स व्हाट? कॉन्सेंट्रेटेड मीन्स जो उसका एकदम प्योर फॉर्म रहता है एसिड का, वो कॉन्सेंट्रेटेड. एंड डाइल्यूटेड मीन्स उसमें पानी ऐड किया जाता है तब वो डाइल्यूटेड बन जाता है. इसके बारे में भी हम आगे स्टडी करने वाले हैं इसी चैप्टर में. इसी चैप्टर में हम केमिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें स्टडी करने वाले हैं. सो दिस वाज अबाउट द केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, उन्हें लिखा कैसे जाता है. आई होप सो इसके जो रूल्स है वो आप सभी को समझ में आ गए होंगे. ये रूल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज पेपर में भी ये रूल्स को पूछा गया है. एंड इनके जो रिएक्शंस हम पेपर में जब लिखते हैं तो इन रूल्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज अगर एक भी चीज़ अगर हम भूल जाते हैं तो उसमें हमारे मार्क्स कट हो सकते हैं.
So these rules should be followed by everyone. हम एक लॉ पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास 2 मार्क्स के लिए बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, तो आपको इसके लिखना ही है अलॉन्ग विथ इट्स एग्जाम्पल। हमेशा आप केमिस्ट्री के जितने भी रिएक्शंस पढ़ोगे, जितने भी चैप्टर्स पढ़ोगे या जितना भी कुछ भी पढ़ोगे, टाइप्स ऑफ रिएक्शन होगा या कुछ भी होगे, और अगर वो पेपर में उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछा जाता है तो आपको उसका एग्जाम्पल हमेशा मेंशन करना है। एग्जाम्पल को बिकॉज मार्क्स होते हैं, अगर एग्जाम्पल नहीं लिखा जाता तो वहाँ पे मार्क्स कट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो बात करते हैं हमारी इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में। जैसे कि लॉ है, ये किस चीज़ का लॉ है? कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी मास को यहाँ पे ये कंजर्व कर रहा है। मास के बारे में कुछ तो लॉ है, ये हमें इसके नेम से पता चल रहा है। तो यहाँ पे हमने लिया है एक फ्लास्क, कोनिकल फ्लास्क, उसमें हमने डाल दी है एक टेस्ट ट्यूब। उस कोनिकल फ्लास्क के अंदर जो आप लिक्विड देख रहे हैं वो लिक्विड है AgNO3 का, यानी कि ये लिक्विड है सिल्वर नाइट्रेट का। Ag फॉर सिल्वर एंड NO3 फॉर नाइट्रेट। सो दिस इज द एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। देन ये जो टेस्ट ट्यूब है वो टेस्ट ट्यूब के अंदर है हमारा एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड का एक्वियस सॉल्यूशन है। एंड देन फिर हमने उसके ऊपर एक ऐसा कॉर्क लगा दिया, उसे कवर कर लिया बेसिकली। देन उसे हमने एक वेइंग स्केल पे पहले तो वे कर लिया। हमने उसे वे किया तो हमारा एक पर्टिकुलर x क्वांटिटी आई। लेट्स से हमें कैसी क्वांटिटी मिली? हमें एक x क्वांटिटी मिली, ठीक है। अब उस x क्वांटिटी को हमने यहाँ पे नोट डाउन करके ले लिया। लेट्स से x इज 10, लेट्स से सपोज 10 ग्राम। देन हमने क्या किया? हमने उस लिक्विड को मिक्स कर लिया, उस दोनों भी एक्वियस सॉल्यूशन को हिलाया, उसे अच्छे से मिक्स कर लिया और उसमें रिएक्शन हो गई। उसमें क्या रिएक्शन हो गई? यहाँ पे हमने क्या लिया था? पहले तो NaCl था, एक्वियस सॉल्यूशन। देन उसमें हमने क्या मिक्स किया? हमने AgNO3 एक्वियस सॉल्यूशन। हमें रिएक्शन के बाद क्या मिला? हमें रिएक्शन के बाद मिला AgCl विच इज सिल्वर क्लोराइड, अलॉन्ग विथ हमें NaNO3 सोडियम नाइट्राइट हमें मिला, उसका भी एक्वियस सॉल्यूशन। ये जो AgCl है उसका हमें PPT मिलेगा, इसीलिए हम ऐसे नीचे की तरफ एरो करेंगे। सो बेसिकली हमारी रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब हमने जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट कर ली उसके बाद भी हमने वापस से एक बार उसे और मेजर कर लिया। उसके बाद हमने जब मेजर किया तब भी उसका वेट x ही आ रहा था, यानी तब भी उसका वेट 10 ग्राम ही आ रहा था। हमने ये सपोज किया 10 ग्राम इज नॉट द एक्चुअल वेट, जस्ट आई एम गिविंग एग्जांपल ऑफ इट। तो यहाँ पे जब जो पहला x था, x1 था, वो भी 10 था और हमारा x2 वो भी 10 ग्राम ही है, यानी दोनों का वेट सिमिलर ही है। और इससे हमें ये समझता है कि रिएक्शन के पहले जो वेट था which was similar to the weight after the reaction, वो रिएक्शन के बाद भी उसका वेट सेम रहता है। सो वी कैन से यहाँ पे जो मास है वो सेम ही रहता है, मास यहाँ पे चेंज नहीं होता। जो रिएक्शन के बाद जितनी था वेट मास उतना ही रहा, वो चेंज नहीं हुआ। सो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मास बना भी नहीं सकते और वो डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। सो दिस वाज बेसिकली अवर लॉ, और ये लॉ आपको एक्सप्लेन करने एज वेल एज इसके बाद उसका एग्जाम्पल भी आपको पूछा जा सकता है। सो आपको ये एग्जाम्पल के थ्रू याद रखना है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज बैलेंसिंग अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसा करते हैं? मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम आगे पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाता है, तो वो इस वीडियो में आपको मैं अभी समझाऊंगी कि केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। पहले तो हमने पीछे से क्या पढ़ा? हमने पीछे के वाले लॉ में पढ़ा रिएक्टेंट जितना था उतना ही प्रोडक्ट भी है, जितना प्रोडक्ट था उतना रिएक्टेंट ही है और जितना हमने रिएक्टेंट लिया था उतना ही प्रोडक्ट भी है। सो यहाँ पे हम बैलेंस करने के टाइम पे हमें रिएक्शन का जब भी हम लिखते हैं तो उसे हमें बैलेंस करना पड़ता है, अदरवाइज वो अनबैलेंस्ड रिएक्शन बन जाती है जो कि प्रॉपर नहीं होती। तो यहाँ पे रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमें कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेगी। पहले हमें बैलेंस करना होता है मेटल्स को।
पहले जितने भी रिएक्शन में मेटल्स रहेंगे हमें उससे बैलेंस करना है। देन उसके बाद हमें बैलेंस करना है नॉन मेटल्स को। नॉन मेटल्स के बाद हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन, जितना भी ऑक्सीजन है उसे बैलेंस करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम हाइड्रोजन जितने भी है उसे बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे मेटल्स, नॉन मेटल्स, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इसे हम फॉलो करेंगे बैलेंस करते टाइम। पहले मेटल देखेंगे कि रिएक्टेंट के साइड में कितने हैं, प्रोडक्ट के साइड में कितने, और अगर इक्वल नहीं है तो उसे हम वैसे बैलेंस करेंगे। देन नॉन मेटल्स को चेक करेंगे, ऑक्सीजन को चेक करेंगे एंड देन हाइड्रोजन को चेक करेंगे। अब बैलेंस करते कैसे? लेट्स से यहाँ पे H2O है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में भी H2O है। अभी हमें जो यहाँ पे है H2, यहाँ पे लेट्स से ये ऐसा लिखा हुआ है H2O। H2O के पहले 2 लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे कितने H2O है, ये 2 हो गया और ये 2, यानी हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे? हाइड्रोजन है 4, 2 into 2 4 एंड 2 ऑक्सीजन एज वेल। तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो हमें रिएक्टेंट को बैलेंस करते टाइम भी अगर हम यहाँ पे 2 लिख दे तो इट विल बी गुड? नो, इट विल नॉट बी बैलेंस्ड एट ऑल। हमें पहले ही यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा। अगर हम H2O2 लिखेंगे तो वो पूरा केमिकल फॉर्मूला डिफरेंट हो जाता है, फिर उससे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला बन जाता है, बट दैट इज रॉन्ग। हमें H2O को बैलेंस करना है, H2O2 को नहीं। तो यहाँ पे 2 into 2 4 हाइड्रोजन एंड देन अगेन 2, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो जाएगी। 4 2 4 2, यहाँ पे हमारा जितना भी रिएक्टेंट था वो प्रोडक्ट से बैलेंस हो गया, दोनों भी अभी इक्वल अमाउंट में है। लेट्स से यहाँ पे Fe3O4 आ गया और यहाँ पे हमने 3 लिख लिया। सो 3 into 3 इट विल बी 9 एंड 3 into 4 इट विल बी 12। तो यहाँ पे Fe कितने हैं? आयन है 9 और ऑक्सीजन है 12। तो इस तरीके से हमें बैलेंस करना होता है। वन मोर थिंग, CaOH ट्वाइस, OH ट्वाइस ऐसा बोलते हैं हम। OH ट्वाइस यानी O भी 2 है, H भी 2 है। इस तरीके से अगर हमें यहाँ पे 4 लिख लिया, सो 4 कैल्शियम आ जाएगी, 4 कैल्शियम आ जाएगी। देन 4 into 2 8, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन भी 8 है, हाइड्रोजन भी 8 ही है। सो इस तरीके से हमने यहाँ पे बैलेंस कर लिया। तो इस तरीके से हम बैलेंस करने वाले हैं। सो लेट्स सी हाउ वी कैन बैलेंस एन इक्वेशन और ए केमिकल रिएक्शन। तो हमारा पहला केमिकल रिएक्शन है AgNO3, दिस इज अ रिएक्शन। उसमें हमने ऐड किया है NaCl which gives us AgCl plus NaNO3, जो कि हमने अभी कुछ देर पहले ही इस रिएक्शन को देखा था, कैसे वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में जब हमने उसे पढ़ा था, तो वो ये वही वाली रिएक्शन है। अब यहाँ पे हम एक ऐसा टेबल बना लेंगे। दिस इज जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए एक टेबल है। आपको एक बार समझ में आ गया तो आपको टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। पेपर में भी टेबल नहीं बनाना है अगर इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ पे हम एक साइड में लिखेंगे रिएक्टेंट एंड ऑन द अदर साइड वी विल राइट प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखते हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में क्या क्या डिफरेंट है। हम Ag की बात करते हैं। सो Ag इज ओनली 1 ओवर हियर, सिल्वर। यहाँ पे भी Ag कितना है? 1 ही है। देन हम सोडियम की बात करते हैं। सोडियम यहाँ पे एक ही है रिएक्टेंट में एंड प्रोडक्ट में भी यहाँ पे एक ही सोडियम हमें देखने मिल रहा है। सो यहाँ पे सोडियम इज ऑल्सो बैलेंस्ड। देन हम आते हैं अभी हमारी नाइट्रोजन पे। यहाँ पे नाइट्रोजन एक ही है रिएक्टेंट में, पूरे रिएक्टेंट में हमें देखना है, यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे भी एक ही है। सो यहाँ पे नाइट्रोजन इज ऑल्सो 1 1। देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज 3 ओवर हियर। यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितना है? 3 है। सो इट इज 3, यहाँ पे भी 3। हम उसे फॉलो करेंगे, उस सीरीज को फॉलो करेंगे। पहले हमें मेटल का देखना है, देन नॉन मेटल्स को देखना है, देन ऑक्सीजन एंड देन हाइड्रोजन। इसी सीरीज को हमें फॉलो करना है। देन आते हैं हमारे Cl पे, क्लोरीन पे आते हैं। क्लोरीन ही एक बचा है, यहाँ पे एक ही है क्लोरीन एंड यहाँ पे भी एक ही है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे पूरी इक्वेशन क्या है? इट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड।
हम बोल सकते हैं ये पूरी इक्वेशन बैलेंस है। अभी हम नेक्स्ट इक्वेशन पे आते हैं। अब हमारी नेक्स्ट इक्वेशन होगी NaOH plus H2SO4 which gives us Na2SO4 plus H2O. Now this side is of reactant side and this side is of product side. Now let's see. First हम सोडियम से काउंट करेंगे because it is a metal. So सोडियम यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 2 है। तो रिएक्टेंट में 1 है बट प्रोडक्ट में 2 है। अब हम उन्हें इक्वल करेंगे। तो इक्वल कुछ हम इस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पे 2 सोडियम है तो यहाँ पे हम सोडियम के पहले 2 लगाएंगे बिकॉज हम उसके बाद में नहीं लगा सकते बिकॉज OH आ रहा है यहाँ पे। सो 2Na। तो बट यहाँ पे हमारा 2Na भी होगा लेकिन 2O भी जाएगा एंड 2H भी जाएगा। तो यहाँ पे हम उसको आगे काउंट करेंगे बट पहले आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, हमने अभी Na को कितना बना लिया, 2 बना लिया। अब ये इक्वल हो गया। अब हम S की बात करेंगे। यहाँ पे 1 है एंड यहाँ पे भी 1 ही है। सो यहाँ पे हमारा इट इज बैलेंस्ड। सो अब हम ऑक्सीजन की बात करेंगे। ऑक्सीजन इज ओवर हियर इज 2 एंड 4 विच इज 6। यहाँ पे 4, ये 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है विच इज़ अनइक्वल। तो अभी यहाँ पे हमें ऑक्सीजन के पहले भी कुछ तो लगाना पड़ेगा। यहाँ पे हम H2O के पहले 2 लगाएंगे। सो यहाँ पे ये 4 बन जाएगा, यानी हमारा टोटल कितना होगा, 6 ऑक्सीजन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। Now another thing that is hydrogen which is last. हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, 4 हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए रिएक्टेंट में एंड प्रोडक्ट में भी यहाँ पे 2 2 यानी कि 4 हाइड्रोजन। So now our equation is balanced. So that was regarding about balancing chemical reaction and equation. इस तरीके से हम बैलेंस करेंगे किसी भी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को। आप इस तरीके से बहुत सारे प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चन, जिसकी वजह से आपका ये पूरा टॉपिक बहुत क्लियर हो जाएगा और आपको उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। पेपर में इसे बहुत बार पूछा गया है, 1 मार्क के लिए बोलते हैं इसे बैलेंस करो, या आपको कोई भी रिएक्शन लिखनी होगी तो वो भी आपको बैलेंस करके ही लिखनी पड़ेगी। So this was about balancing chemical reaction and equation of reaction. Now types of reaction is also one of the very important topic. ये पेपर में बहुत बार पूछे गए टॉपिक्स है। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो रिपीटेटिव पूछे जाते हैं और इन्हें करना बहुत ज़रूरी होता है। अब टाइप्स ऑफ रिएक्शन में ऐसा क्या पूछा जाता है, पहले तो मैं आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट बता देती हूँ। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है कि आपको या तो सभी टाइप्स के रिएक्शन एक साथ पूछे जाएंगे। आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, राइट टाइप्स ऑफ रिएक्शन, या तो फिर आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि अलग अलग सीरीज में पूछा जा सकता है, व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसके बारे में हम अभी स्टडी करने वाले हैं। अब सभी एक साथ पूछा गया तो ये आपको हो सकता है 5 मार्क्स के लिए पूछा जाए, बट अगर ये डिफरेंट पूछा जा रहा है तो या हो सकता है कि 1 मार्क के लिए इनके डेफिनेशन पूछ जाए, या 2 मार्क के लिए एग्जाम्पल के साथ आपको लिखने बोल दे, या 3 मार्क के लिए आपको डेफिनेशन, एग्जाम्पल और एग्जाम्पल का एक्सप्लेनेशन, ऐसे तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो ये किसी भी टाइप का इस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसे स्किप नहीं करना है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा ये टॉपिक टाइप्स ऑफ रिएक्शन का। पहली जो हमारा टाइप है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता कैसे है, पहले तो कॉम्बिनेशन इसके वर्ड में ही है, इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस रिएक्टेंट, जिसकी वजह से रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। इसका जनरल फॉर्मूला हम देखिए। अब जनरल फॉर्मूला मीन्स व्हाट, तो ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसे आपको पेपर में नहीं लिखना है, ये सिर्फ आपके समझने के लिए है। A + B विच गिव्स अस C, दैट मीन्स यहाँ पे 2 और मोर यहाँ पे रिएक्टेंट हमें देखने मिलेंगे और उनका कॉम्बिनेशन करने के बाद, उन्हें कंबाइन करने के बाद हमें 1 या 1 से ज़्यादा यहाँ पे हमें प्रोडक्ट्स देखने मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या है, जो रिएक्टेंट है वो 2 है और यहाँ पे प्रोडक्ट हमें क्या मिल रहा है, 1 सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है, 1 या 2 सिंगल हमें प्रोडक्ट मिलेंगे। सो दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल देखते हैं हम।
तो इसका डेफिनेशन यही हो जाएगा, 2 or more reactants combined together to form a single product. सो इसका अब हम एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल, जब भी आपको पेपर में कॉम्बिनेशन रिएक्शन पूछा जाए या कोई भी रिएक्शन के बारे में पूछा जाए, आपको एग्जाम्पल हमेशा मेंशन करना है. एग्जाम्पल के मार्क्स कैरी करता है, तो एग्जाम्पल कुछ भी हो आपको एग्जाम्पल यहाँ पे देना ही है कोई भी रिएक्शन का. तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का हम एग्जाम्पल देते हैं. जैसे कि हमने लिया यहाँ पे मैग्नीशियम जो कि है सॉलिड में, और हमने लिया यहाँ पे O2 यानी कि ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में. अब इसे जब हम कंबाइन करेंगे तो हमें मिलेगा MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड स्टेट में होगा. अब इसे जब हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे O2 है, यहाँ पे एक ही O है, तो हमें यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, यानी 2O हो जाएगी, और Mg भी 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम Mg के सामने आगे भी 2 लगाना पड़ेगा. तो इस तरीके से हमारी ये इक्वेशन अब बैलेंस हो गई है. अब और एक एग्जाम्पल देखते हैं हम. H2 plus O2 which gives us H2O which is very simple reaction. बैलेंस करने जाएंगे तो यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे भी 2 आएगा. इस तरीके से हमारी रिएक्शन यहाँ पे बैलेंस हो जाएगी. सो दिस वन इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन. और एक रिएक्शन है जो आपके टेक्स्ट बुक में दी हुई है, उस रिएक्शन को पहले हम यहाँ पे स्टडी करते हैं. तो रिएक्शन कुछ इस तरीके से है. तो यहाँ पे दिया है हमने क्विकलाइन CaO कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड. अब कैल्शियम ऑक्साइड का और एक नाम है जिसे बोला जाता है क्विकलाइन. इसे बोला जाता है क्विकलाइन. कुछ 3-4 टर्म आते हैं. पहले तो कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विकलाइन, फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस मतलब कि स्लेट लाइम, इसे हम बोलते हैं स्लेट लाइम. और एक आता है जिसे हम बोलते हैं लाइमस्टोन जो कि आता है कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 जिसे हम बोलते हैं लाइमस्टोन. ये क्या होता है? ये होता है लाइमस्टोन. तो इस तरीके से हमारे कॉम्बिनेशंस बनते हैं कैल्शियम के अलग अलग. तो ये आपको ध्यान में रखने हैं, आपको ये याद रखने हैं, ठीक है. अब हम आते हैं हमारे रिएक्शन पे. तो रिएक्शन कुछ इस तरीके से हमने लिया है यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विकलाइन सॉलिड स्टेट में लिया है. स्टेट को मेंशन करना नहीं भूलेंगे. और उसमें डाला है हमने वाटर लिक्विड स्टेट में यानी कि H2O. अब जब ये रिएक्ट करेगा तो हमें यहाँ पे मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH ट्वाइस जो जिसे हम बोलते हैं स्लेट लाइन. यानी कि अभी मैंने आपको बताया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज दी स्लेट लाइन एक्वियस सॉल्यूशन में. और इसके साथ साथ हमें हीट यहाँ पे प्रोड्यूस होती हुई मिलेगी. हीट यहाँ पे प्रोड्यूस होगी यानी कि जब बीकर पे हम टच करेंगे तो बीकर हमें गर्म लगेगा. बीकर में हमने सबसे पहले क्या लिया? कैल्शियम ऑक्साइड या सॉलिड, उसके थोड़ा सा पाउडर क्रश लिया, उसमें हमने डाला वाटर. अब जब हम वाटर डालेंगे और उसे स्टिर करेंगे ग्लास रॉड की मदद से, तो हमें यहाँ पे थोड़ी सी हीटेड, थोड़ा सा जो हमारे लिक्विड है वो हीटेड हो जाएगा, हीट प्रोड्यूस होगी. यहाँ पे क्या हो रहा है? हीट हमारी यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है. सो वी कैन सी that this is a exothermic reaction. हम इसके बारे में आगे पढ़ने वाले हैं व्हाट इज एक्सोथर्मिक एंड व्हाट इज एंडोथर्मिक. बट यहाँ पे एग्जांपल आ ही रहा है इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ. 2 तरीके के रिएक्शन आते हैं, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक. एक्सोथर्मिक यानी कि हीट बाहर जा रही है, रिएक्शन में क्या हो रही है? एक्सो उस वर्ड में ही है. एक्सो मीन्स रिएक्शन बाहर की तरफ जा रही है, और एंडोथर्मिक मीन्स रिएक्शन को हमें हीट देना पड़ रहा है, उसके अंदर हमें हीट डालना पड़ रहा है. उसका भी एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं. डोंट वरी अबाउट दैट. फर्स्ट आपको ये ध्यान में रखना है दैट हीट यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, दैट मीन्स दिस इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. सो यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने देखा तो कैल्शियम ऑक्साइड को हमने जब वाटर के साथ मिक्स किया, रिएक्ट किया, तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला यानी कि स्लेट लाइम, और यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हुई. तो यही मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी इमेज के थ्रू. तो आप देख सकते हैं जब आप बीकर को टच करेंगे तो आपको बीकर थोड़ा सा हॉट लगेगा. बीकर कैसा लगेगा? हॉट लगेगा, यानी कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. अब आते हैं हम हमारे आगे के कंसेप्ट पे, आगे के रिएक्शन पे, which is nothing but a decomposition reaction. अब decomposition reaction उसके नाम में ही है, decomposition reaction. So this is decomposition reaction. अब इसका जनरल फॉर्मूला है that AB which gives us A plus B. That means यहाँ पे हमारा जो रिएक्टेंट है वो एक ही है,
एज यू कैन सी हमारा जो रिएक्टेंट है वो एक ही है और हमारे प्रोडक्ट क्या है, हमारे प्रोडक्ट दो प्रोडक्ट है। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से बनती है दैट वन रिएक्टेंट इज रिएक्टेड to give us or one reactant is decomposed or broken down into two or more products। एक रिएक्टेंट से हमें उसके छोटे छोटे टुकड़े मिल सकते हैं, ये उसका सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन करना हो गया। एक रिएक्टेंट से वो जब डिकम्पोज होता है तो हमें दो और दो से ज़्यादा यहाँ पे उसके प्रोडक्ट मिलते हैं। सो दिस इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब उसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से आएगा, सी I'll change the color because it is not visible. So C12H22O11 this is in solid state। अब ये क्या है आपको कमेंट करके बताना है। C12H22O11 ये किसका फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है और ये हम डेली यूज़ भी करते हैं। सो आपको ये किसका फॉर्मूला है वो आपको कमेंट करके बताना है। अब ये सॉलिड स्टेट में लिया है, जब हम इसे हीट करेंगे, अब हीट को यहाँ पे हम ट्रायंगल से डिनोट करते हैं। जब हम किसी रिएक्शन में हीट देते हैं यानी कि वो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई, तो उस रिएक्शन के जो एरो पे हम एक ट्रायंगल बनाते हैं और वो ट्रायंगल का मतलब ही है कि हम उसे हीट दे रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। सो व्हेन वी गिव हीट टू दिस सब्सटेंस और टू दिस केमिकल फॉर्मूला वी विल गेट कार्बन C एंड H2O गैसियस स्टेट में। अब यहाँ पे जब हम इसे बैलेंस करेंगे सो दिस विल बी 11 एंड दिस विल बी 12। सो यहाँ पे ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, हमें C12H22O11 को यहाँ पे हमने हीट किया एंड वी विल गेट दिस प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक रिएक्टेंट है जो हमें ब्रोकन डाउन करके डिकम्पोज होकर हमें दो प्रोडक्ट दे रहा है। और एक एग्जांपल देखते हैं, CaCO3 इन सॉलिड स्टेट। अब ये है कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि लाइमस्टोन, हमने पीछे ही देखा था। ये आपको कहीं तभी नोट डाउन करके रखना पड़ेगा, विच इज़ लाइमस्टोन, विच इज़ क्विक स्टोन। तो ये सब आपको नोट डाउन करके रखना है। सो लाइमस्टोन लिया हमने कैल्शियम कार्बोनेट का सॉलिड स्टेट में, उसे हमने क्या किया, हीट किया। यहाँ पे हीट करने पर हमें मिला कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विक लाइम इन सॉलिड स्टेट प्लस CO2 गैस यहाँ पे रिलीज हुई। देखिए मैं एरो को ऊपर की तरफ डिनोट कर रही हूँ, दैट मीन्स यहाँ पे गैस प्रोड्यूस हुई है। सो दिस इज क्विक लाइम। सो यहाँ पे हमारी ऐसी रिएक्शन होगी, ये भी एंडोथर्मिक रिएक्शन है और ये डिकम्पोज हो रही है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में मेनली क्या होता है, हमें कुछ ना कुछ उसे देना पड़ता है, या तो हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है, अदरवाइज वी हैव टू गिव कैटलिस्ट टू इट सो द रिएक्शन विल टेक्स प्लेस। अदरवाइज हमें उसे प्रेशर, एक अंडर सर्टन प्रेशर या टेम्परेचर में उसे रखना पड़ता है, तभी जाके वो रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। ठीक है। सो वन मोर रिएक्शन, लेट्स से दिस इज H2O2। अब ये क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिक्विड स्टेट में, उसे हमने क्या किया, उसे ब्रोकन डाउन होके H2O बना लिक्विड स्टेट में, और यहाँ पे O2 गैस कैसी हो गई, रिलीज हो गई। अब ये कब होता है, जब उसे हम खुला रख देंगे। H2O2 को हम एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड प्रेशर में जब हम रखेंगे, टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर में वो क्या हो जाएगा, वो डिकम्पोज हो जाएगा और हमें यहाँ पे ऐसी रिएक्शन होते हुए मिलेगी। सो व्हेन वी बैलेंस इट दिस विल बी लाइक दिस। ठीक है। सो ये थी हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट टाइप पे आता है सी। ये जब हमने C12H22O11 को जब हम हीट करेंगे टेस्ट ट्यूब में, सो हमें कुछ इस तरीके से कलर दिखेगा और वो इस तरीके से वो ब्रोकन डाउन होगी, कार्बन में कन्वर्जन होगा, इसीलिए यहाँ पे हमें ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। So next is the electrolytic decomposition। अब ये बीच में से थोड़ा सा टॉपिक है आपके टेक्स्ट बुक में, तो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इसके ऊपर हो सकता है आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाए, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए ये कंसेप्ट आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सो देखते हैं ये कंसेप्ट में है क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब इलेक्ट्रोलाइटिक यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हो रहा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए। यहाँ पे लिया है हमने एक मग लिया है, उसमें वाटर लिया है, उसमें 2 टेस्ट ट्यूब डाल दी है, उसके अंदर हमने ग्राफाइट रॉड लगा दिए हैं एज यू कैन सी ओवर हियर, और रबर स्टॉपर से हमने उसे क्लोज किया है। यहाँ पे कैथोड है, यहाँ पे एनोड है। अब एनोड मीन्स पॉजिटिव
एंड कैथोड मीन्स निगेटिव, ठीक है। और यहाँ पे स्विच के थ्रू हमने उसे ऑन किया है एक बैटरी को कनेक्ट करते हुए। अब एक्चुअल में होगा क्या, तो जो वाटर है, वाटर में क्या होता है, H2O होता है, वाटर में कैसा H2O मॉलिक्यूल होता है। अब हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जो है वो कैथोड की तरफ जाएंगे, H इज पॉजिटिव एंड कैथोड इज निगेटिव, सो दिस इज कैथोड, ये कैथोड है हमारा। और ये कैथोड कैसा है हमारा, निगेटिव। तो निगेटिव को कौन अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव आयंस अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव आयंस उसे अट्रैक्ट करेंगे और ये ऐसा उस पर आके अटैच हो जाएगी, स्टिक हो जाएगी, वी कैन से। और एनोड की तरफ, एनोड कैसा है, एनोड है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के ऊपर निगेटिव अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे O यानी कि ऑक्सीजन यहाँ पे हमारे अट्रैक्ट हो जाएगी। ओके, सो इसका रिएक्शन कुछ इस तरीके से है दैट दिस इज H2O इन लिक्विड स्टेट। हम उसे जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा H2 गैसियस स्टेट में और O2 गैसियस स्टेट में। इसे बैलेंस करने के टाइम यहाँ पे 2 लिख देंगे, दिस विल बी बैलेंस। और ये हमें कैसे मिलेंगे, ये 2:1 में मिलेंगे, यानी कि 2 हाइड्रोजन पर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे हमें प्रोवाइड हो गए। तो हाइड्रोजन इज डबल देन दी ऑक्सीजन ओवर हियर, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब आते हैं हमारे थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन में, विच इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मीन्स व्हाट, डिस्प्लेसमेंट यानी कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पे प्लेसमेंट जो है रिएक्टेंट की, प्रोडक्ट की, जो भी बोलोगे, वो यहाँ पे चेंज हो रही है, डिस्प्लेस हो रहा है। तो कैसे डिस्प्लेस हो रहा है, A plus BC is equal gives us AC plus B. How is it? तो A और BC इन दोनों को हम रिएक्ट करेंगे। अब BC जो होगा हमारा वो लेस BC से रिएक्ट करेंगे। अब A जो होगा वो हमारा मोर रिएक्टिव होगा, इट विल बी मोर रिएक्टिव। इसकी वजह से जो B है वो A की जगह पे आ जाएगा और A B की जगह पे आ जाएगा, यानी कि मोर रिएक्टिव यहाँ पे लेस रिएक्टिव की जगह ले रहा है, A और C के साथ आ गया और यहाँ पे B अकेला रह गया। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसका एग्जाम्पल को स्टडी करते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो दिस इज आयन, Fe लिया है हमने यहाँ पे सॉलिड स्टेट में, उसको हम जब कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में रखेंगे, एक्वियस सोल्यूशन में जब हम रखेंगे आयन के नील को, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा FeSO4 एक्वियस सोल्यूशन में, यानी कि फेरस सल्फेट। हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा फेरस सल्फेट मिलेगा। जो लिक्विड है वो थोड़ा ब्लूइश कलर का हो जाएगा, फेरस सल्फेट, और उसके साथ साथ हमें कॉपर मिलेगा। इसके रिएक्शन कैसे होते हैं मैं आपको कुछ विजिबल करके बताऊंगी। आपको पहले से क्या यहाँ पे ध्यान देना है, सबसे पहले Fe यानी कि आयन, इट इज मोर reactive than the copper over here. This copper is the less reactive. तो Fe क्या लेगा, Cu की जगह लेगा और यहाँ पे SO4 के साथ बॉन्ड बना लेगा, दैट इज FeSO4, और यहाँ पे Cu अकेला हो जाएगा। अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा मोर रिएक्टिव है, कौन सा लेस रिएक्टिव है? अगर हो सकता है Fe की जगह पे ऐसा कंपाउंड आ जाए, ऐसा एलिमेंट आ जाए जो कि लेस रिएक्टिव है और यहाँ पे मोर रिएक्टिव आ जाए, तो भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा? नो। और इसी के लिए हम जब हमारे आगे के चैप्टर्स में जब रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे तो उसमें हमें ये रिएक्शन काम आएगी। रिएक्टिविटी सीरीज में हमें पता चलेगा कौन किससे ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन किससे कम है, उसकी पूरी हम सीरीज पढ़ने वाले हैं। डोंट टेक स्ट्रेस अबाउट दैट, ये सिर्फ आपको रिएक्शन पता चलने के लिए है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती कैसे। और एक बार आप जब रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ लेंगे, एक बार उसे स्टडी कर लेंगे, तो आपके लिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत ही ईजी हो जाएगा याद करने के लिए या बाय हार्ट करने के लिए। सो दिस वॉज अबाउट द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे आप जिंक लिया है सॉलिड में, उसमें हमने डाला है CuSO4 aqueous solution, then we will get it ZnSO4 aqueous solution and Cu as a solid. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, Zn Cu की जगह ले रहे हो, हमें ZnSO4 मिल रहा है। So let's move on. See, this is the picture of our first displacement reaction। जब मैंने बोला था कि आयन का नील हमने यहाँ पे कहाँ पे रखा है, हमने ये CuSO4 के सोल्यूशन में रखा है,
दिस इज CuSO4 सोल्यूशन। ये CuSO4 का सोल्यूशन है, उसमें हमने आयन का नेल रखा है सोल्यूशन बिफोर रिएक्शन, एंड रिएक्शन हो जाने के बाद सोल्यूशन ग्रीनिश ब्लूइश ऐसी कलर का हो जाएगा, एंड दिस विल बी FeSO4 का सोल्यूशन। और आयन नेल के ऊपर आप देख सकते हैं ये जो है वो कॉपर है, ये रस्ट नहीं है, ये कॉपर का लेयर जम गई है उसके ऊपर, और इस तरीके से हमें रिएक्शन मिल जाएगी होते हुए दिखेगी। सो दिस वाज अबाउट द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसी होती है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्प्लेसमेंट ही हो रहा है लेकिन डबल हो रहा है यहाँ पे, तो इसका जनरल फॉर्मूला कुछ इस तरीके से आएगा, यानी कि AB और CD which gives us AD प्लस CB। क्यों इस तरीके से, यहाँ पे आयन का एक्सचेंज हो रहा है। सो A इज पॉजिटिव, B इज नेगेटिव, C इज पॉजिटिव एंड D इज नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, A D के साथ चला जाएगा, C A एंड D पॉजिटिव नेगेटिव, एंड C एंड B। B C नहीं लिखेंगे बिकॉज सबसे पहले हम पॉजिटिव आयन लिखते हैं देन नेगेटिव आयन लिखते हैं, इसीलिए C पॉजिटिव आएगा एंड B यहाँ पे नेगेटिव। सो इस तरीके से हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का, जैसा भी आप बोल सकते हैं, लेकिन डबल हो रहा है। तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आयंस यहाँ पे क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं। एग्जाम्पल देंगे, Na2SO4 एक्वियस सॉल्यूशन में which is reacted with BaCl2 in aqueous solution. BaCl2 is nothing but barium chloride. Barium chloride. And when both are reacted, we will get BaSO4 in solid state and NaCl in aqueous solution. And when we balance it, we will get 2 over here and then it is balanced. सो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, सोडियम सल्फेट को एक्वियस सॉल्यूशन में जब हम रिएक्ट करेंगे BaCl2 से तो BaSO4 बन जाएगा और NaCl अलग से मिल जाएगा, हमें बैरियम सल्फेट मिलेगा और सोडियम क्लोराइड मिलेगा। यहाँ पे सोडियम इज पॉजिटिव, SO4 इज नेगेटिव, बैरियम इज पॉजिटिव एंड क्लोराइड इज नेगेटिव। सो सोडियम क्लोराइड यहाँ पे मिला हमें, सोडियम क्लोराइड C एंड बैरियम सल्फेट C, बैरियम सल्फेट। So this is the double displacement reaction। और एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। So AgNO3 in aqueous solution, आपको ये याद होगा हमने स्टार्टिंग में ही इसे स्टडी किया था। AgNO3 aqueous solution में प्लस NaCl sodium chloride in aqueous solution and we will get AgCl। उसका हमें PPT मिलेगा, यानी कि उसे डिपॉजिटेटेड हमें मिलेगा वो नीचे टेस्ट ट्यूब में, बीकर में, जो भी आप बोलो, और हमें मिलेगा NaNO3 एक्वियस सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमने सिल्वर नाइट्राइड को रिएक्ट किया है सोडियम क्लोराइड से, तो हमें मिला है सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्राइड। तो इस तरीके से हमारी रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो रही है डबल डिस्प्लेसमेंट की। अब कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, आपके पेपर में MCQ के फॉर्मेट में या कुछ ऐसे वन लाइन आंसर्स के फॉर्मेट में पूछा जा सकता है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन के रिगार्डिंग, हीट यहाँ पे बाहर की तरफ रिलीज हो रही है, दैट मीन्स दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। This is an exothermic reaction, and when we are giving heat to the reaction, then it is endothermic reaction. उसके नेम से ही आपको याद रखना है, एक्सो मीन्स बाहर, बाहर की तरफ जा रही है हीट, थर्मिक मीन्स हीट। सो एक्सोथर्मिक एंड एंडो मीन्स अंदर की तरफ हीट, थर्मिक। सो दिस वाज अबाउट द एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। हो सकता है आपको इसे MCQ के फॉर्मेट में पूछा जाए, या फिर मैच द फॉलोइंग के फॉर्मेट में पूछा जाए, या वन लाइन आंसर्स के फॉर्मेट में पूछा जा सकता है। सो कैसे भी आपको ये पूछा जा सकता है, एंड एज यूजुअल आपको ये पता ही होना चाहिए बिकॉज दिस इज अ बेसिक थिंग। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर लास्ट टॉपिक फॉर टुडे व्हिच इज, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता ही होगा हमेशा, या फिर अभी तक आया होगा या नहीं, आई डोंट नो, बट बहुत लोगों के आता है कि हम पानी में एसिड क्यों डालते हैं, यानी कि एसिड में पानी क्यों नहीं डालते। So when we put or pour acid, when we pour H2 water in acid,
तो यहाँ पर विगरस अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है, दैट मीन्स ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। अगर हम एसिड में, बहुत सारे एसिड में अगर पानी कुछ ड्रॉप्स भी डालें तो यहाँ पे हीट बहुत ही ज़्यादा प्रोड्यूस होगी एंड वी डोंट वांट दैट कुछ एक्सीडेंट हो उसकी वजह से। सो इसीलिए हम कभी भी एसिड के अंदर पानी नहीं डालते, पानी के अंदर ड्रॉप वाइज हम यहाँ पे एसिड डालते हैं स्लोली, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई भी हीट यहाँ पे हमें प्रोड्यूस होते हुए नहीं दिखती, नहीं होती। सो दैट वाई दिस इज सेफर वे दैन दिस वन। सो दिस इज यूजुअली अवॉइडेड, यूजुअली नहीं, ये अवॉइड ही होता है हमेशा। और आपको ये पता होना चाहिए, आप जब भी फ्यूचर में लैब में जाओगे तो कभी भी आपको एसिड के अंदर पानी नहीं डालना है, पानी के अंदर एसिड डालना है जब हम डाइल्यूशन करते हैं। आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, डाइल्यूशन इज दी डाइल्यूशन और कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म क्या होता है। कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म जो उसका ओरिजिनल फॉर्म होता है, एकदम कॉन्सेंट्रेटेड वर्जन जिसे हम स्ट्रॉन्ग फॉर्म बोलते हैं, वो होता है कॉन्सेंट्रेटेड वर्जन। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो डाइल्यूशन है वो वाटर के साथ मिक्स किया जाता है, तभी हम बोलते हैं कि ये डाइल्यूटेड है, यानी कि वो एक्वियस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो इसीलिए इसे हम डाइल्यूटेड या डाइल्यूशन बोला जाता है। और डाइल्यूशन करते टाइम भी हमें ये बात ध्यान में रखनी है दैट वी हैव टू पोर वी हैव टू पोर एसिड ऑन H2O, नॉट वाटर ऑन एसिड। सो दिस शुड बी अवॉइडेड टू अवॉइड एनी एक्सीडेंट। सो द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एक्चुअल में है क्या, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पेपर में बहुत बार पूछा गया है। इसके ऊपर बहुत अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं, वेदर इट इज़ 1 मार्क, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स। इसके ऊपर आपको डेफिनेशन पूछी जा सकती है, देन 2 मार्क्स के टाइप्स पूछे जा सकते हैं, 3 मार्क्स के फैक्टर्स अफेक्टिंग पूछे जा सकते हैं, या एक्चुअल में होता क्या है उसे एक्सप्लेन करने पूछा जा सकता है। सो दीज आर द क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड फॉर दिस टॉपिक। सो देखते हैं अभी ये रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एक्चुअल में है क्या। तो रेट, इससे ही हमें पता चलता है रेट इज नथिंग बट द स्पीड। तो ये एक केमिकल रिएक्शन की स्पीड हमें बता रही है, एक्सप्रेस कर रही है। तो या तो केमिकल रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन फास्ट होगी या कोई भी रिएक्शन स्लो होगी। सो दिस इज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। और अलग अलग रिएक्शन अलग अलग रेट से होते हैं। सो आइदर इट विल बी फास्ट और स्लो। सो ऐसे ही हमारे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब फास्ट केमिकल रिएक्शंस में कैसे रिएक्शंस के एग्जांपल हमें देख सकते हैं, जैसे कि कुकिंग गैस को जब हम इग्नाइट करते हैं, जब हम उसे जलाते हैं तो वो एकदम क्विकली बर्न हो जाती है, तो ये एक फास्ट केमिकल रिएक्शन है। या तो फिर अगर हम बोले, हम एक अलग अलग रिएक्शंस में एक एग्जांपल देखिए, अगर हम डाइल्यूट H2SO4 में BaCl2 ऐड कर दे तो हमें मिलेगा BaSO4 का PPT एंड HCl। हमें ये PPT मिलेगा टेस्ट ट्यूब के अंदर। सो दिस इज, वी कैन से दैट इट इज़ अ क्विक टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये बहुत फास्ट होती है। जब हम डाइल्यूट H2SO4 में जब BaCl2 ऐड करते हैं तो हमें जल्दी से थोड़ा सा शेक करने पर ही हमें BaSO4 का PPT हमें नीचे मिलेगा, और जो सोल्यूशन होगा वो होगा HCl का सोल्यूशन। तो ये एक तरीके की फास्ट केमिकल रिएक्शन है जो कि हमें डे टू डे लाइफ में देखने भी मिलती है। जैसे कि हमें कुकिंग गैस का एक एग्जाम्पल ले लिया, ये वाले रिएक्शन का एग्जाम्पल ले लिया, ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस है, बहुत सारे केमिकल इक्वेशंस है जो हमें देखने मिलते हैं quickly when we add them or do something to them. Now let's see the example of slow chemical reaction. अब slow chemical reaction में एक एग्जाम्पल आता है जो कि है रस्टिंग का। आपने हमेशा ऑब्जर्व किया होगा, जब हम आयरन नेल को ऐसे ही रख दे कुछ टाइम के लिए तो उसके ऊपर एक रस्टिंग की लेयर लग जाती है, एक कोरोजन होता है उसका। कोरोजन का डिटेल में हम देखने वाले हैं एक्चुअल में कोरोजन होता क्या है, उसे कैसे प्रिवेंट किया जाता है आगे के चैप्टर्स में। बट आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि हमें आयरन नेल के ऊपर या आयरन की जितनी भी चीज़ें हैं उस पर हमें रस्टिंग नज़र आती है। रस्टिंग एक टाइप का कोरोजन है। तो ये रस्ट क्या है, यहाँ पे एक स्लो रिएक्शन है, वो बहुत टाइम के बाद प्रोड्यूस होती है अगर हम उसे ऐसे ही रख दें तो, जैसे कि 2 वीक्स या फिर 3 वीक्स या मोर देन 3, ऐसे कुछ 1 मंथ वगैरह के अराउंड यहाँ पे रस्टिंग हो जाती है। तो ये एक स्लो रिएक्शन है। देन कर्डिंग ऑफ मिल्क। अब कर्डिंग ऑफ मिल्क एक स्लो रिएक्शन कैसे होगा? सो वी हैव सीन कि जब हमें एक मिल्क को
हमें उसे कर्ड में कन्वर्ट करना होगा, तो हम उसके जो पहला वाला कर्ड होता है वो एक से 2 चम्मच उसमें ऐड कर देते हैं। अब ये कर्ड के बारे में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी हम आगे पढ़ने वाले हैं इन आवर फ्यूचर टॉपिक्स, इन आवर फ्यूचर क्लासेस ऑफ साइंस टू। फर्स्ट यहाँ पे आपको सिर्फ इतना याद रखना है, यहाँ पे हम क्या ऐड करते हैं, लैक्टोबैसिलस। ये एक तरह का माइक्रोब है। तो वो जो दही होता है, पुराना वाला दही, वो हम उसमें 1 चम्मच या 2 चम्मच ऐड कर देते हैं, तो और हमें थोड़ी देर बाद यहाँ उसमें कर्ड जमने लग जाता है, कर्डिंग फॉर्म हो जाती है। तो ये कर्डिंग कैसी है, ये क्विक रिएक्शन नहीं है, इसे टाइम लगता है, इसे पूरी रात रखनी पड़ती है, पूरा नाइट रखना पड़ता है, या 5 to 6 आवर्स रखने पड़ते हैं, तभी जाके हमें मिल्क का कर्ड दिखने लगता है। अब ये भी 2 तरीके के से होती है, जो स्लो रिएक्शन है वो भी हम देखा जाए तो या तो 5 to 6 आवर्स में हो जाएगी, या फिर उसे 8 to 9 आवर्स भी लगते हैं। अब विंटर सीजन में ये और लेट हो जाती है, क्योंकि बाहर का एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कैसा होता है, लो हो जाता है, ठंडा हो जाता है। बट 5 to 6 आवर्स में ये कब होगी, ये समर में होगी, बिकॉज समर में बाहर का टेम्परेचर कैसा होता है, हाई टेम्परेचर होता है, जिसकी वजह से ये जो प्रोसेस है वो जल्दी हो जाती है। जो लैक्टोबैसिलस का डिवीजन है वो फास्ट होता है। इसीलिए जब भी हम मिल्क में कर्ड ऐड करते हैं तो मिल्क को थोड़ा लुकवार्म रखते हैं, इसी वजह से कि वो जो रिएक्शन है वो थोड़ी जल्दी में हो जाए। सो दिस वाज अबाउट द स्लो रिएक्शन एंड फास्ट रिएक्शन। अब ये स्लो रिएक्शन और फास्ट रिएक्शन तो हो गई। अब आते हैं हम हमारे आगे के टॉपिक पे, विच इज फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन वो कैसे स्लो होगा, कैसे फास्ट होगा, ये किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, दैट इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल रेट ऑफ रिएक्शन. So this question have been asked in paper numerous times, like what are the factors affecting rate of chemical reaction, या एक एक factors को आपको पूछकर explain करने बोला जा सकता है, that how nature of reactant affect the rate of reaction and how temperature affect the rate of reactions and so and so. So ऐसे types के questions बहुत बार पूछे गए हैं factors affecting rate of reaction इस topic पे, और ये बहुत easy भी है और आप इसे easily कर भी सकते हैं. So देखते हैं पहले कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं. सो द फर्स्ट फैक्टर इज द नेचर ऑफ द रिएक्टेंट. हम कौन सा रिएक्टेंट चूज कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा हमें बताता है कि हमारी रिएक्शन कैसी होगी, फास्ट होगी या स्लो होगी. सो लेट्स से वी हैव 2 बीकर्स ओवर हियर. इन 1 बीकर हमने क्या लिया है, ये डाइल्यूट एसिड लिया है, डाइल्यूट HCl लिया है. दोनों भी बीकर में हमने दोनों एसिड डाल दिए हैं, और एक में हमने डाला है यहाँ पे एल्यूमिनियम, और दूसरे में डाला है हमने जिंक. जिंक मेटल डाला है. एक में हमने एल्यूमिनियम का मेटल डाला है और एक में हमने जिंक का मेटल डाला है. सो अब होगा क्या, अब ये एल्यूमिनियम वाला जो है बीकर, उसमें रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगी, दैट एल्यूमिनियम जो कि हमने सॉलिड डाला है उसमें, और ये HCl जो कि एक्वियस सॉल्यूशन है, जब ये रिएक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा AlCl3 एक्वियस सॉल्यूशन, AlCl3, और साथ में मिलेगा हमें H2 गैस. अब ये जब हम बैलेंस करते हैं, सो वी कैन राइट, यहाँ पे Cl3 है तो यहाँ पे भी हमें Cl3 लिखना पड़ेगा, H भी 3 हो जाएगी, यहाँ पे H2 है तो यहाँ पे हमें H और एक 3 यहाँ पे लिखे, 3 2 6, यहाँ पे 6 हो गए, तो यहाँ पे भी 6 करना पड़ेगा हमें, तो Cl भी 6 हो जाएगा. सो इसके आगे भी हमें 2 लगाना पड़ेगा, सो इट विल बी 6Cl एज वेल, 2Al, तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा. नाउ आवर केमिकल रिएक्शन इज कम्प्लीटली बैलेंस. तो इस तरीके से आपको बैलेंस भी करते आना चाहिए हर एक इक्वेशन को, हर एक रिएक्शन को. सो बोलने का मोटिव यहाँ पे ये है कि ये जो केमिकल रिएक्शन होगी वो फास्ट होगी, और फास्ट इसीलिए होगी बिकॉज जो एल्यूमिनियम है, जो हमने एल्यूमिनियम डाला है डाइल्यूट HCl में, वो एल्यूमिनियम कैसा है, तो ये हाईली रिएक्टिव है. इट इज हाईली रिएक्टिव देन दिस जिंक कम रिएक्टिव है, एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए एल्यूमिनियम की रिएक्शन फास्ट होगी और जिंक की रिएक्शन स्लो होगी. जिंक की रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगी, Zn सॉलिड प्लस HCl एक्वियस सॉल्यूशन, तो दोनों की रिएक्शन होगी ZnCl2 प्लस H2 गैस, और इसे बैलेंस करने पर तो हमें यहाँ पे 2 ऐड करना पड़ेगा. नाउ इट इज बैलेंस. और ये कैसी होगी, ये स्लो होगी.
बिकॉज ऑफ दिस एल्यूमिनियम एंड जिंक। एल्यूमिनियम एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है और जिंक लेस रिएक्टिव मेटल है। अब ये लेस रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है, ये कैसे समझेगा? तो ऑफकोर्स यहाँ पे अगेन इट विल बी बिकॉज ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। और ये रिएक्टिविटी सीरीज हम फ्यूचर में ऑफकोर्स देखने वाले हैं, लर्न करने वाले हैं, सीखने वाले हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट। बट आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्यों फास्ट होता है और क्यों स्लो होता है। एल्यूमिनियम कैसा है? ज़्यादा रिएक्टिव है जिंक के मुताबिक। सो दिस वॉज अबाउट द नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। जैसा रिएक्टेंट हम चेंज करेंगे उस हिसाब से हमारे क्या होगी, रिएक्शन फास्ट होगी, स्लो होगी, इट डिपेंड्स ऑन द रिएक्शन। Now the size of the particle. The second thing that matters is the size of the particle. अब कौन सा साइज का हम पार्टिकल लेते हैं वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब यहाँ पे दिया है हमने 2 टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब में हमने डाली है कैल्शियम कार्बोनेट। पहले तो ये जो सोल्यूशन है जो आपको दिख रहा है, ये दोनों भी सोल्यूशन किस चीज़ के हैं? तो ये है डाइल्यूट HCl के। इसमें हमने डाला है डाइल्यूट HCl यानी कि पानी में मिक्स किया हुआ HCl। एक टेस्ट ट्यूब में, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में हमने क्या डाला? ये पीस डाला। किसका पीस डाला? कैल्शियम कार्बोनेट का पीस डाला। और सेकेंड टेस्ट ट्यूब में हमने कैल्शियम कार्बोनेट की पाउडर डाली। यहाँ पे हमने कैल्शियम कार्बोनेट की क्या डाली? पाउडर डाली। तो यहाँ पे कैसा हो रहा है? साइज चेंज कर रहा है। फर्स्ट इसमें कैसा है? साइज बहुत बड़ा है और सेकेंड इसमें साइज कैसा है? छोटा है। पार्टिकल यहाँ पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगी पहले तो कुछ इस तरीके से होगी, दैट CaCO3 सॉलिड में, उससे हमने किस में डाला है? एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ HCl में डाला है। सो द रिएक्शन विल बी समथिंग लाइक CaCl2 aqueous solution and we will get H2O liquid and CO2 gas will be released over here. यहाँ पे 2 ऐड कर देंगे so it will be balance। तो अब ये जो रिएक्शन होगी फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में वो स्लो होगी। वो कैसी होगी? स्लो होगी। बट द सेकेंड टेस्ट ट्यूब रिएक्शन विल बी फास्ट। वाई इज इट सो? बिकॉज हमने यहाँ पे पार्टिकल की साइज बहुत छोटी रखी है और यहाँ पे पार्टिकल की साइज बहुत बड़ी है। अब ये क्यों मैटर करता है कि पार्टिकल की साइज छोटी होनी चाहिए? अगर पार्टिकल की साइज छोटी हो गई तो वो कैसा होगा? उससे सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा मिल जाएगा रिएक्शन के लिए। उसका सरफेस एरिया क्या होगा? बहुत ज़्यादा हो जाएगा और रिएक्शन कैसी होगी? फास्ट होगी। तो इसीलिए जब हम छोटे पार्टिकल्स डालते हैं तो रिएक्शन फास्ट होगी। आपने देखा होगा कि हम जब पानी के अंदर शुगर मिक्स करते हैं तो अगर बहुत बड़ी शुगर के पार्टिकल्स रहे तो वो कैसा होगा? स्लो मिक्स होगा। बट अगर शुगर हमने पाउडर्ड शुगर डाली, शुगर की साइज हमने छोटी कर दी तो वो बहुत जल्दी ही मिक्स हो जाएगा, बहुत जल्दी ही उसका सोल्यूशन हमें मिलेगा। सेम विद द सॉल्ट एज वेल। तो यही बात होती है कि साइज मैटर करती है ऑफ द रिएक्टेंट। So this was the second thing. Now the third thing, concentration of the reactants. अब reactant का concentration कैसा है? या either it is diluted or either it is concentrated, ये भी matter करता है कि वो diluted है कि concentrated है। उस हिसाब से हमारी जो reaction है वो fast या slow हो सकती है। तो यहाँ पे हमने लिया है 2 टेस्ट ट्यूब। इसके एक जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर हमने डाला है डाइल्यूट HCl। अब डाइल्यूट HCl मीन्स पानी के अंदर मिक्स किया हुआ HCl। और सेकेंड बीकर में हमने डाला है कॉन्सेंट्रेटेड HCl। सो फर्स्ट बीकर में हमने डाइल्यूट HCl डाला है, सेकेंड बीकर में हमने कॉन्सेंट्रेटेड HCl डाला है। सो नाउ द फर्स्ट बीकर कंटेन डाइल्यूट HCl, उसमें हमने डाला है अभी CaCO3। दोनों भी इसमें हमने CaCO3 की पाउडर डाली है, कैल्शियम कार्बोनेट की पाउडर डाली है और उसका रिएक्शन हमें देखने मिलेगा। सेम जैसा हमने पिछले स्लाइड में रिएक्शन देखी थी, CaCO2 प्लस HCl डाला है तो वैसे रिएक्शन कैसे होगी? कैल्शियम क्लोराइड हमें मिलेगा जैसे पिछले रिएक्शन में मिला था। बट यहाँ पे जो फर्स्ट बीकर की रिएक्शन कैसी होगी? स्लो होगी, बिकॉज यहाँ पे जो HCl है वो कैसा है? डाइल्यूट है। बट सेकेंड बीकर की रिएक्शन कैसी होगी? फास्ट होगी, बिकॉज उसमें कॉन्सेंट्रेटेड HCl है। कॉन्सेंट्रेटेड HCl और डाइल्यूट HCl क्या है? मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कैसे उसे डाइल्यूशन किया जाता है। एसिड में पानी डाला जाता है या पानी में एसिड, विच वॉज वेरी बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन रिमेंबर दैट। तो ये था हमारा डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड। इसी की वजह से क्या होगा? हमारी रिएक्शन क्या होगी? फास्ट होगी एंड स्लो होगी। सो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ऑल्सो मैटर्स फॉर chemical reaction to occur fast or slow. The fourth thing that is very important which affects the
रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज द टेम्परेचर। हम कैसा टेम्परेचर उसे प्रोवाइड करते हैं उस पर भी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन मैटर करती है। हमने दो टाइप के केमिकल रिएक्शन देखा था, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। उसके वर्ड में ही आपको समझ में आ जाएगा, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। आप अभी जाके चेकआउट कर सकते हैं, बिकॉज ये दोनों के ऊपर डिफरेंस बहुत बार पूछा गया है, सो इस बार भी पूछा जा सकता है। एंडोथर्मिक मीन्स जिसे हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके अंदर उसे हीट लेना पड़ेगा, रिएक्शन के अंदर उसे हीट लेना पड़ेगा सो टू रिएक्शन टू हैपन। एंड एक्सोथर्मिक, सॉरी यहाँ पे एक्सो आएगा, एंड एक्सोथर्मिक इज द रिएक्शन इन विच हीट इज प्रोड्यूस्ड। हीट कैसी हो रही है, बाहर फेंकी जा रही है, हीट को रिएक्शन के बाहर निकाला जा रहा है। तो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट का यूज होता है। अब हीट का यूज किसमें, हीट किसे प्रोवाइड करनी पड़ती है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में, जिसकी वजह से जो रिएक्शन है वो फास्ट या स्लो हो सकता है। एक रिएक्शन है जिसमें दिया गया है CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, उसे अगर हम हीट करेंगे, अब हीट को ट्राइंगल से डिनोट किया जाता है, हीट करेंगे तो हमें CaO मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड, और CO2 गैस यहाँ पे रिलीज होगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है, हीटिंग के थ्रू यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है। तो सेकेंड रिएक्शन हमने ली है यहाँ पे Fe यानी कि आयन, और उसमें डाला है हमने S सल्फेट, तो ये हो जाएगा FeS यानी कि फेरस सल्फेट। यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रही है, इसे हमें हीट देना पड़ेगा तभी जाके ये रिएक्शन पूरी हो पाएगी। सो ऐसे हीट जो है वो हीट भी एक मेजर रोल प्ले करती है इन डिसाइडिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। नाउ आवर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट है क्या, ये मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया था। तो कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंस होते हैं विच स्पीड्स अप द रिएक्शन। वो क्या करते हैं, स्पीड अप करते हैं रिएक्शन को व्हेन एडेड, बट it doesn't take part in the reaction, it doesn't take part in the reaction, वो रिएक्शन में पार्ट नहीं लेती। यानी कि हम पहले जो कैटलिस्ट डालेंगे रिएक्शन के पहले, वही हमें रिएक्शन के बाद वैसा क्या वैसा कैटलिस्ट मिलेगा। इसका एग्जांपल देखते हैं हम। KClO3 लिया है हमने यहाँ पे, यानी कि पोटेशियम क्लोरेट। ये क्या है, पोटेशियम क्लोरेट है। अब इस पोटेशियम क्लोरेट को हम हीट करेंगे और उसमें डालेंगे मैग्नीज डाइऑक्साइड, MnO2 डालेंगे, मैग्नीज डाइऑक्साइड, तो हमें KCl यहाँ पे मिलेगा सॉलिड में, और ऑक्सीजन गैस यहाँ पे मिलेगी। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने क्या मिला है, तो KCl मिला है, बट व्हेन वी ऐड मैग्नीज डाइऑक्साइड, तो मैग्नीज डाइऑक्साइड इज द कैटलिस्ट ओवर हियर, it is a catalyst over here. So this was about the factors affecting rate of chemical reaction. अब आते हैं हमारे आगे के टॉपिक पे, which is oxidation and reduction reaction. Oxidation and reduction reaction बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत लोगों को समझ में नहीं आता, बिकॉज ये थोड़े से टेक्स्ट बुक में हार्ड वर्ड्स में दिया गया है। सो आई विल प्रेफर आप कोई भी रेफरेंस बुक्स में देखिए या इंटरनेट पे सर्च कीजिए, तो आपको और ज़्यादा इजी क्लियरिफिकेशन होगा। अदरवाइज हम यहाँ पे वीडियो में तो स्टडी करने ही वाले हैं। सो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन होता क्या है? फर्स्ट विल टॉक अबाउट द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अब इसके नेम में क्या है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन एंड डेशन मीन एडिशन, यानी कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन का ऑक्सीजन का एडिशन कर रहे हैं, तभी ये जाके ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। इसका एग्जांपल देखते हैं हम। यहाँ पे लिया है हमने मैग्नीशियम, इसमें हमने ऑक्सीजन ऐड किया तो हमें मिला MgO, यहाँ पे बैलेंस करेंगे। देन कार्बन प्लस O2 विल गेट कार्बन डाइऑक्साइड। ये दोनों भी रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। यहाँ पे लिया है MgH2, इसका मिलेगा हमें Mg प्लस H2 गैस विल बी रिलीज्ड। देन CH3 विल गेट CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथेन मिलेगा, प्लस H2 गैस विल बी रिलीज। दिस इज अ मीथेन, दिस इज ईथेन। ये हमें फ्यूचर में चैप्टर्स में स्टडी करना ही है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो यहाँ पे इन दो रिएक्शन में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है,
if you observe in the first two reaction oxygen is added but in the second two reaction hydrogen is removed. So यहाँ पे ये दोनों भी कंडीशन कैसे फुलफिल कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन की फुलफिल कर रहे हैं. So either oxygen is added or either hydrogen is removed, we can say that the given reaction is the oxidation reaction. So this was about the oxidation reaction. और एक पूरे रिएक्शन का हम एग्जांपल देखते हैं. तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है, दो चीज़ें होती है, या तो ऑक्सीजन ऐड होता है या तो हाइड्रोजन रिमूव होता है. तभी हम बोल सकते हैं दैट द गिवन रिएक्शन इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन. एक एग्जांपल देखते हैं. CH3 CH2OH, ये क्या है, अभी इथेनॉल है. इथेनॉल CH3 CH2 इज इथेन एंड इसमें OH ऐड कर दिया तो ऑल हो गया. OH इज जब भी ऐड करते हैं तो वो अल्कोहल हो जाता है. OH इज अल्कोहल. सो वो कोई भी OH कोई भी कंपाउंड में अगर OH ऐड कर दे तो वो अल्कोहल बन जाता है, अल्कोहलिक ग्रुप बन जाता है. तो सो इट विल बिकम इथेनॉल. उसमें हमने क्या किया, उसमें ऐड किया K2Cr2O7 या फिर H2SO4. H2SO4 तो आपको पता है इट इज सल्फ्यूरिक एसिड. अब K2Cr2O7 क्या है, so it is potassium dichromate. It is potassium dichromate. अब ये पोटेशियम डाइक्रोमेट या H2SO4 उनका एक ऑक्सीजन दे देगा. किसे दे देगा, यहाँ पे दे देगा अटैच होने के लिए, रिएक्टेंट को दे देगा. तो रिएक्शन क्या होगी यहाँ पे, हमारा प्रोडक्ट कैसे होगा, CH3COH और यहाँ पे डबल बॉन्ड O हो जाएगा. तो ये बन गया हमारा इथेनोइक एसिड. साथ में हमें वाटर मिलेगा. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है. सो वी कैन से दैट दिस इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन. बट यहाँ पे जो हमने K2Cr2O7 डाला है या H2SO4 डाला है, जो ऑक्सीजन ग्रुप यहाँ पे डोनेट कर रहे हैं रिएक्टेंट के लिए, रिएक्शन होने के लिए, ये क्या है, ये हमारे है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इन्हें हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो अपना ऑक्सीजन डोनेट कर रहे हैं रिएक्टेंट के लिए, रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए. तो वो हो जाएंगे हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सो ये था हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन. अब रिडक्शन रिएक्शन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बिकॉज दोनों भी एक साथ अगर आप करेंगे तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है. नथिंग कॉम्प्लेक्स इज देयर बिकॉज रिडक्शन रिएक्शन इज कम्प्लीटली अपोजिट ऑफ दिस ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हमने जो देखा उसके कम्प्लीटली अपोजिट है रिडक्शन रिएक्शन में. रिडक्शन में हमने देखा था O2 का एडिशन हो रहा है और हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है. बट रिडक्शन रिएक्शन इज कम्प्लीटली अपोजिट ऑफ द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा होगा या तो फिर हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा होगा. सो दिस इज व्हाट इट इज सिंपल एज दैट. और ये बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझ में आ ही जाएगा. सो स्टार्ट करते हैं उसके एग्जाम्पल्स के थ्रू. एग्जाम्पल को स्टडी करते हुए हम ये टॉपिक को भी अच्छे से कवर कर लेंगे. पहले तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को देखते हैं. हम जब ऐड करेंगे हाइड्रोजन को तो कैसे एग्जाम्पल्स हमें दिखेंगे. जब हम हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके से एग्जाम्पल दिख सकता है. सबसे पहले हम वेजिटेबल ऑयल का एक एग्जाम्पल लेंगे. अगर हम उसको H2 के साथ हीट करते हैं एट 60 डिग्री सेल्सियस and nickel as a catalyst, so we will get वनस्पति घी. एंड ये हमने पहले भी देखा था, रिएक्शन को हमने स्टडी किया था. और इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे हम हाइड्रोजन का एडिशन कर रहे हैं. सो वी कैन से दैट दिस इज द रिडक्शन रिएक्शन. अब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को देखते हैं. ऐसे कौन से रिएक्शन है जहाँ पे हम ऑक्सीजन को रिमूव कर रहे हैं, कौन से ऐसे रिडक्शन रिएक्शन होते हैं. सो दिस वन इज द एग्जाम्पल. अगर हम यहाँ पे CuO लें यानी कि कॉपर ऑक्साइड, उसमें हम डालेंगे H2, so we will get Cu plus H2O. So we can say यहाँ पे CuO का Cu हो रहा है, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है ना, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है. So we can say that this is a reduction reaction.
तो ये था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन का एग्जाम्पल। अब जब भी हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन होगी तो वो अलग अलग तरीके से नहीं होगी, हमें दोनों की एक ही रिएक्शन मिलेगी। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन दोनों भी एक साथ एक ही रिएक्शन में जब होंगे, सो वी कैन से दैट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन यानी कि रिडक्शन का री एंड ऑक्सीडेशन का ऑक्स, सो वी विल गेट रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये एक साथ हो गए तब हमें मिलेगा रेडॉक्स रिएक्शन। अब नाउ लेट्स सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। सो ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का लूज हो रहा है, पहले तो इलेक्ट्रॉन का लूज हो रहा है और यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। वन मोर थिंग दैट आई फॉरगॉट टू टेल यू इज दैट सी when we see about this example CuO plus H2, we will get Cu plus H2O। so यहाँ पे H का H2O बन रहा है, that means यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। so this one will be the oxidation reaction। and when we look for CuO and Cu, तो CuO का Cu हो रहा है, that means यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, so we can say this is reduction। and what we have studied, when both reduction and oxidation comes together, this will be the redox reaction। तो ये एक तरह की redox reaction है, एक ऑक्सीडाइज हो रहा है ऑन द अदर वन इज रिड्यूस्ड। कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, H2 यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है यानी कि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, एंड CuO का यहाँ पे Cu बन रहा है यानी यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। सो वन इज ऑक्सीडाइजिंग व्हाइल अदर इज रिड्यूसिंग, ऑक्सीजन रिमूव होना एंड ऑक्सीजन ऐड होना। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। यहाँ पे हम MnO2 का एग्जाम्पल लेंगे यानी मैग्नीज ऑक्साइड। यहाँ पे हम HCl उसमें जब ऐड करेंगे, सो वी विल गेट MnCl2 plus H2O plus Cl2, and when we balance it, we will balance it like this। बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन की वीडियो भी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, सो गो एंड वॉच इट आउट बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आते हैं हमारे ये टॉपिक पे। MnO2 को पहले हम देखें कि MnO2 का MnCl2 हो गया है, MnO2 का MnCl2 हो गया है, दैट मीन्स यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो गया है, सो दिस विल बी रिड्यूस्ड, दैट मीन्स रिडक्शन रिएक्शन। HCl को देखेंगे, HCl का यहाँ पे H2O बन गया है और Cl2 अलग हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, दैट मीन्स दिस इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। So we can say that this is a redox reaction। HCl is oxidized and MnO2 is reduced। HCl is oxidized and becoming H2O and MnO2 is reducing and becoming MnCl2, magnesium chloride। So this was about the redox reaction। एक complete theoretical हम इसमें चीज़ देख लेते हैं कि यहाँ पे हमने क्या क्या स्टडी किया था। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होता है, यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, दिस इज नॉट इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। देन इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि ऑक्सीजन नंबर यहाँ पे रिड्यूस होना या एडिशन होना। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन, सिर्फ आप ऑक्सीडेशन को याद रखेंगे तो आपको रिडक्शन ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा, बिकॉज रिडक्शन क्या है, कंप्लीटली अपोजिट है ऑक्सीडेशन की। यहाँ पे कौन कौन से आपको एग्जाम्पल्स में दिए होंगे, यहाँ पे Na यानी कि सोडियम लेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है, Na प्लस हो रहा है यानी कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिमूव हो जाएगा, सो दिस विल बी द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट। एक ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा तो फिर यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, ऑक्सीजन का नंबर है वो इंक्रीज होगा। एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एज वी हैव स्टडीड अर्लियर, यहाँ पे हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है। यहाँ पे एग्जांपल लेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब हम लेंगे तो माइनस साइन लग जाता है, आप सबको पता होगा, और जब हम डोनेट करते हैं तो यहाँ पे प्लस साइन लग जाता है जब लॉस होता है।
सो जब यहाँ पे गेन होगा तो माइनस साइन लगेगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है इसीलिए माइनस साइन लगी है। डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि ऑक्सीजन का रिमूव हो रहा है, एंड एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो रहा है, सो हाइड्रोजन विल इंक्रीज। सो दैट वाज कंप्लीट थियोरेटिकल पार्ट ऑफ द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। आपको इसके ऊपर डिफरेंस बिटवीन भी आ सकता है, सो डोंट फॉरगेट टू डू द डिफरेंस बिटवीन दैम। सो ये था हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का पार्ट। अब आते हैं हमारे लास्ट बट नॉट द लीस्ट पार्ट पे, विच इज द रस्टिंग। अब रस्टिंग का एक्चुअल फॉर्मूला क्या है? सो इट इज Fe2O3.XH2O। अब यहाँ पे X क्या है? पहले तो Fe2O3.XH2O, X these are the numbers 1 2 3 4 and so on। so ये numbers ऐसे क्यों लिखे गए हैं? यहाँ पे हाइड्रोजन H2O है, इन्हें वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। अब कितने वाटर मॉलिक्यूल्स है वो डिपेंड करता है। हर बार वाटर मॉलिक्यूल्स कैसे हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे X लिखा गया है। सो वी कैन से यहाँ पे Fe2O3.1H2O भी रह सकता है, यानी कि कुछ भी नहीं यहाँ पे मीन्स 1। देन 2H2O भी रह सकता है, 3H2O भी रह सकता है, एंड सो ऑन। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द रस्टिंग। ये सबको पता होना चाहिए क्योंकि एमसीक्यू में इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं। आइदर इट विल बी ऑन द फॉर्मूला ऑफ रस्टिंग 1 मार्क का क्वेश्चंस के लिए, या फिर इन द ब्लैंक्स के लिए बहुत बार पूछा जाता है। और रस्टिंग क्या है, कैसी होती है, क्या इसमें चीज़ें होती है, जो कि हम अभी देखने वाले हैं। सो रस्टिंग के पार्ट एमसीक्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब रस्टिंग के लिए क्या चीज़ लगती है? तो रस्टिंग के लिए लगती है पानी यानी कि H2O एंड एयर। ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा नेसेसरी है फॉर द रस्टिंग टू ऑकर। नाउ रस्टिंग के लिए आपके टेक्स्ट बुक में एक प्रैक्टिकल दिया हुआ है, दैट मीन्स एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इट राइट नाउ। तो यहाँ पे फर्स्ट वी हैव टेकन 4 टेस्ट ट्यूब। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में हमने रखा है वाटर। लेट्स सी वाटर, दिस इज वाटर, कुछ इस तरह इस लाइन तक, और उसके ऊपर एक ऑयल की लेयर रखी गई है। पहले तो नीचे पानी भरा गया, फिर उसके ऊपर एक छोटा सा ऑयल की लेयर को रखा गया। देन सेकंड टेस्ट ट्यूब हमने क्या रखा है? हमने यहाँ पे सॉल्ट वाटर रखा है। हमने क्या रखा है? सॉल्ट वाटर। इन द थर्ड टेस्ट ट्यूब वी हैड एडेड नथिंग, सिर्फ और सिर्फ एयर के प्रेजेंस में हम इस फिनोमेनन को स्टडी करेंगे। सो दिस देयर इज नथिंग, ओनली air. In the fourth and the last test tube, we have put it CaCl, that is calcium chloride, anhydrous calcium chloride को हमने यहाँ पे put किया गया है। So this is anhydrous calcium chloride, and हर एक टेस्ट ट्यूब में हमने ऐड कर दी है एक आयरन की नीड। लास्ट टेस्ट ट्यूब जिसके अंदर है अनहाइड्रोस CaCl, उसमें हमने एक लगा दिया है कॉर्क, ताकि ऊपर से हमें कोई भी एयर अंदर जाती हुई नहीं मिलेगी। सो बाकी के 3 टेस्ट ट्यूब को हमने खुला छोड़ दिया है। एक में है पानी और पानी के ऊपर ऑयल की एक लेयर है, देन दूसरे इसमें हमने सॉल्ट वाटर रखा है, तीसरे इसमें हमने कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ एयर है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमने उसमें अनहाइड्रोस CaCl को ऐड किया है। अब इसे देखा गया है कि किस में सबसे पहले रस्टिंग होगी। तो रस्टिंग फर्स्ट नील की जब हम बात करेंगे, जब हम फर्स्ट नील की बात करते हैं, जिसके अंदर क्या था? जिसके अंदर सिर्फ वाटर था और वाटर के ऊपर हमने एक ऑयल की लेयर लगा दी थी, उसमें रस्टिंग कैसी होगी? सिर्फ स्लाइटली होगी, स्लाइटली रस्टिंग होगी। सेकेंड इसमें जिसमें हमने सॉल्ट वाटर रखा था, सॉल्ट वाटर ऐड किया था, उसमें रस्टिंग क्विकली होगी। उसमें जो आयरन की नेल है उसको रस्टिंग क्विकली होगी। थर्ड इसमें जिसमें सिर्फ एयर थी, जिसमें हमने कुछ भी ऐड नहीं किया था, उसमें रस्टिंग बहुत स्लो होगी, इट विल बी स्लो। एंड लास्ट जिसमें हमने CaCl ऐड किया था, उसमें रस्टिंग होगी ही नहीं, does not rust। अब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हमने इन्हें देखा था, लेट्स से हमने एक वीक के बाद देखा था। अब हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था? दैट रस्टिंग नीड्स वाटर एंड एयर। तो पहले इसमें जब हमने पानी और ऑयल डाला था, अब पानी के अंदर भी ऑक्सीजन है,
एयर है, बट इतने अमाउंट में नहीं है क्योंकि हमने उसके ऊपर एक ऑयल की लेयर ऐड कर दी थी, हमने उसे सील कर दिया था एक तरीके के साथ। बट पानी में चूंकि यहाँ पे हमें थोड़ी सी एयर दिखी, थोड़ी सी एयर है, इसीलिए हम उसे स्लाइटली वो रस्ट हो गया। अब सेकंड, इसमें जब हमने सॉल्ट वाटर में जब उसे ऐड किया, अब सॉल्ट वाटर में तो भर भर के हमें एयर थी और उसके ऊपर से भी हमने कोई भी उसे सील वील नहीं किया था, सो वी विल सी दैट द रस्टिंग विल हैपन क्विकली। द थर्ड वन विच हैज़ ओनली एयर, सो यहाँ पे रस्टिंग स्लो हुई क्योंकि यहाँ पे वाटर का प्रेजेंस नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एयर थी, इसीलिए यहाँ पे रस्ट हुआ, लेकिन बहुत स्लो प्रोसेस में। अब जिसमें CaCl था उसमें रस्टिंग नहीं हुई क्योंकि CaCl क्या करता है, पानी को एब्जॉर्ब करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके पानी बिल्कुल ख़त्म कर देता है, और उसके साथ साथ हमने उसके ऊपर कॉर्क भी अटैच कर दिया था, यानी उसे हमने सील कर दिया था, सो इसीलिए यहाँ पे रस्टिंग नहीं हुई। सो रस्टिंग एक ऐसा पार्ट है, एक कोरोजन का पार्ट है। रस्टिंग इज अ टाइप ऑफ कोरोजन। कोरोजन मीन्स मेटल का खराब होना, और रस्टिंग उसका एक पार्ट है, रस्टिंग उसका एक टाइप है। सो रस्टिंग एक कोरोजन का पार्ट है, यहाँ पे कोरोजन हो रहा है, यानी कि मेटल का खराबी हो रही है, रस्टिंग हो रही है, और वो कुछ इस तरीके से थी। एंड इन द लास्ट वी हैव नोट दैट रस्टिंग सिर्फ और सिर्फ एयर और वाटर के प्रेजेंस में ही हो सकती है। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं है तो रस्टिंग की प्रोसेस स्लो होगी। एयर है, वाटर नहीं है, तो रस्टिंग होगी लेकिन स्लो होगी। वाटर है, एयर नहीं है, तो रस्टिंग होगी, स्लो होगी, लेकिन अगर दोनों भी है तो रस्टिंग बहुत हाई स्पीड में होगी। So that was about the रस्टिंग। रस्टिंग के ऊपर एक आपको पूरी प्रोसेस टेक्स्ट बुक में दी गई है, वाटर ड्रॉपलेट के अंदर एंड दिस एंड दैट, ये सब चीज़ें होता है, बट आई विल रिकमेंड दैट वो टॉपिक को आप स्किप कर दीजिए, बिकॉज अगर आप वो टॉपिक को करते बैठेंगे तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, और वो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम में आज तक कभी नहीं पूछा गया है, और आपके लेवल पे वो थोड़ा हाई चीज़ हो जाएगी। सो अगर आपको करना ही है सो यू कैन डू इट, बट इन माई पॉइंट ऑफ व्यू आप उसे स्किप भी कर सकते हैं, और उसे छोड़ के आपको बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कीजिए, और ये अगर आपके पास टाइम बचता है और आपका मन करता है दैट आई वांट टू स्टडी मोर अबाउट रस्टिंग, दैट यू कैन स्टडी अबाउट दैट। आते हैं हम हमारे लास्ट टॉपिक पे, जो छोटा सा टॉपिक है रैंसिडिटी। अब रैंसिडिटी एक्चुअल में है क्या? इट इज़ नॉट एसिडिटी एंड ऑल, दिस इज रैंसिडिटी। अब जब ऑयल का जो फूड ऑयल होता है, जो फूड में यूज़ करता है, उस फूड ऑयल का ऑक्सीडेशन होगा, उसमें ऑक्सीजन ऐड होगा, तो यहाँ पे वो बन जाएगा रैंसिड ऑयल, यानी कि उसकी होगी रैंसिडिटी। उस प्रोसेस को बोलेंगे रैंसिडिटी, और जो ऑयल होगा वो रैंसिड ऑयल होगा। उस ऑयल में से एक अलग ही स्मेल आएगी, उसका कलर चेंज होगा, सो इट विल बिकम रैंसिड ऑयल। अब इसे प्रिवेंट कैसे करते हैं? सो ऑफ कोर्स टू स्टोर इट इन अ एयर टाइट कंटेनर। एयर टाइट कंटेनर में हमें स्टोर करना है और उससे बचना है, बिकॉज दैट ऑयल इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। एंड उस वो ऑयल ही नहीं, उस ऑयल से बने हुए जो चीज़ें होते हैं, ऑयल से रिलेटेड, ऑयल से बने हुए जो चीज़ें होते हैं, उसे भी हमने अगर एयर के एक्सपोजर में रख लिया फॉर अ लॉन्ग टाइम तो वो रैंसिड हो सकता है। सो दैट्स वाई इट इज टोल्ड टू स्टोर इट इन अ एयर टाइट कंटेनर। एयर टाइट कंटेनर में हमें उसे स्टोर करके रखना है। सो ये था हमारा पूरा चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमने अच्छे से स्टडी किया था। इसकी वन शॉट वीडियो भी बहुत जल्दी आएगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट, जल्दी ही मैं वन शॉट वीडियो भी डालूंगी। बट ऐसे टॉपिक्स को आप छोटे छोटे पार्ट्स में ही करोगे सो आपके लिए बेटर होगा, बिकॉज बड़ा सा चैप्टर है, उसे एक साथ करने जाओगे तो वो बहुत ही आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है। बट यहाँ पे हमने पूरा चैप्टर अच्छे से किया है, सो डोंट फॉरगेट टू रिवाइज इट एंड वॉच द वीडियोस ऑल टुगेदर, सो दैट आपको कोई भी टॉपिक में इतना हार्ड नहीं लगेगा। सो आई होप सो यू अंडरस्टूड द वीडियो। बट यहाँ पे हमने पूरा चैप्टर अच्छे से किया है, सो डोंट फॉरगेट टू रिवाइज इट एंड वॉच द वीडियोस ऑल टुगेदर, सो दैट आपको कोई भी टॉपिक में इतना हार्ड नहीं लगेगा।